अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी जो एनेस्थीसिया है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये पूरा करना होता है ना। तो मैं पहले क्वेश्चन वाइज कराती हूँ कि सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ कि जनरल एनेस्थीसिया को डिफ़ाइन करें। तो इसकी डेफिनेशन में हमने सबसे पहले तो ट्राइड याद रखना है कि जो तीन चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता, वो बेहोश होता है, मतलब अनकॉन्शियसनेस। इसके अलावा उसे पेन नहीं होता जो भी उसे काटा पीटी करते रहे, एनाल्जेसिया, और तीसरा उसके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो मसल रिलैक्सेशन। तो जनरल एनेस्थीसिया को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें ये ट्रायड होता है, और ये जो स्टेट होती है ये रिवर्सिबल होती है, मतलब ज़्यादा बाद में बंदा ठीक हो जाता है, और ये ड्रग से होती है। ज़्यादा जनरल चीज़ें हम ड्रग इंड्यूस देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ ड्रग इंड्यूस्ड रिवर्सिबल स्टेट ऑफ दिस ट्रायड, जिसमें ये तीन चीज़ें होती हैं। और इसका मैकेनिज़्म अभी इतना क्लियर नहीं है कि जनरल एनेस्थेटिक्स का मैकेनिज़्म क्या है, लेकिन ये सिंपल सी हमारे पास बात होती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि फेजेस क्या होते हैं या स्टेप्स क्या होते हैं, इन्होंने पूछा हुआ क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखो, हमने इंडक्शन करनी होती है एनेस्थीसिया की। फिर एक दफ़ा बंदे में एनेस्थीसिया इंड्यूस हो जाए तो फिर सर्जरी के दौरान उसको मेंटेन करना है, और फिर जब सर्जरी कंप्लीट हो जाए तो उसको रिवर्स करना है। ठीक है। अच्छा, ये तीन हमारे पास स्टेप्स हैं। हम सबसे पहले इंड्यूस करना है। देखो, एनेस्थीसिया किसी को देने के दो तरीके हैं, या तो टीका लगा के दो या तो सुंघा के दो। ज़्यादातर हम एडल्ट में आईवी ही देते हैं, और आईवी अब कोई पूछे कि कौन सा देते हैं मोस्ट कॉमनली, तो याद रखना प्रोपोफोल इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडक्शन एजेंट। पुराने ज़माने में थायोपेंटोन होता था, लेकिन अब प्रोपोफोल है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा बाकियों के नाम देख लो कि एटोमिडेट होता है, कीटामीन होता है, थायोपेंटोन होता है, लेकिन मेन जो कॉमनली यूज़ होता है वो प्रोपोफोल है। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, मतलब कोई बच्चा है, देखो बच्चे की आईवी लाइन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, वो पहले ही डरा हुआ होता है, वो बहुत उसको काबू करना मुश्किल होगा, वो अपना हाथ ज़रा सा हिला दे तो पूरी आईवी लाइन वो ख़राब हो जाएगी। दूसरा, अगर कुछ लोग होते हैं उन्हें ना सुइयों से डर लगता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन कभी अगर ऐसे बंदे को सर्जरी करानी पड़ जाए तो वो तो चीखें मारता रहेगा, उसे तो एनेस्थीसिया नहीं आप दे सकेंगे, वो तो सुई को देख के ही इस तरह हो जाएगा अजीब सा। तो उसे मतलब फ़ोबिया है नीडल्स का। या अगर कोई ऐसा बंदा जिसमें हमें शक है कि इसको कहीं पल्मोनरी एस्पिरेशन ना हो जाए। ये तीन चीज़ें याद रखना, चिल्ड्रन, फोबिया ऑफ नीडल्स एंड रिस्क ऑफ पल्मोनरी एस्पिरेशन। इन तीन लोगों में हम फिर ज़ाहिर आईवी तो नहीं दे सकते, तो फिर हम इन्हेलेशनल इंडक्शन देते हैं। मतलब वैसे हम आईवी इंडक्शन देते हैं, आइडियल है, लेकिन अगर इन तीन वजूहत को इससे आईवी ना दे सकें तो अल्टरनेटिव है इन्हेलेशनल। और इन्हेलेशनल में वो गैस है ज़ाहिर है, तो उसका रूल होता है, नंबर 1 उसे स्वीट स्मेलिंग होना चाहिए, और नंबर 2 उसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ये याद रखना है, दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए इन्हेलेशनल की, कि स्वीट स्मेलिंग और एकदम से वो एक्ट करे, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। अब इसमें हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? सीवोफ्लुरान। ठीक है। तो ये इधर एक सीवोफ्लुरान का इन्हेलेशनल में नाम याद रखना है, और आईवी में हमने मोस्ट कॉमन करके इन्होंने प्रोपोफोल का नाम बताया था, लेकिन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस करके आईवी में इन्होंने ड्रग ऑफ चॉइस करके कुछ नहीं लिखा हुआ, इन्हेलेशनल में इन्होंने ड्रग ऑफ चॉइस करके सीवोफ्लुरान लिखा हुआ है, सीवोफ्लुरान देते हैं। इसके अलावा हेलोथेन भी देते हैं कुछ लोग, लेकिन हेलोथेन का प्रॉब्लम ये है कि वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, क्योंकि उसका हमारे पास रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इतना नहीं है, सीवोफ्लुरान के मुकाबले में थोड़ा देर से एक्ट करती है, और आइजोफ्लुरेन पंजेंट होती है, तो वो तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, तो सीवोफ्लुरान याद रखना। अच्छा, अब हमने इंडक्शन कर ली, आईवी से कर ली, अगर आईवी से नहीं कर पाए तो फिर हमने इन्हेलेशन के ज़रिए कर दी। लेकिन इंडक्शन को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? पुटिंग द पेशेंट टू स्लीप। ठीक है। पहला स्टेप हमने कर लिया। अब पेशेंट सो गया है, तो अब उसका सांस लेने का हमने कोई बंदोबस्त करना है कि उसका सांस सही आता रहे। ठीक है। उसकी ज़बान वहाँ हमने पीछे चल जाएंगे, वो तो बेहोश हो गया, उसे तो नहीं पता, तो इसको हम बोलते हैं एयरवे मैनेजमेंट एंड वेंटिलेशन। तो इंडक्शन के बाद सेकंड चीज़ आ जाती है एयरवे मैनेजमेंट। अब इसके ना डिवाइसेस हैं, उनके नाम हैं, देखो सबसे पहले हमें पता है कि एक तो हम कर सकते हैं एक तो हम कर सकते हैं इंट्यूबेशन। ठीक है। दूसरी ऑप्शन है कि हम कोई डिवाइस यूज़ करें, जैसे कि हम कोई सुप्राग्लॉटिक डिवाइस इस्तेमाल करें। ठीक है। तो हमारे पास एयरवे मेंटेनेंस के लिए दो ऑप्शन है, सुप्राग्लॉटिक डिवाइस या फिर इंट्यूबेशन। और ज़्यादा हमें पता है, हमने ओटी में इंट्यूबेशन ही होते देखे हैं ना, हमने सुप्राग्लॉटिक डिवाइस मैंने तो अभी तक नहीं देखी यूज़ होते हुए।
होती होगी लेकिन। अच्छा, अब मसला ये है कि जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद जो मसल्स की टोन है वो भी कम हो जाती है, तो इसलिए बंदा खुद से सांस सही से नहीं ले सकता, एयरवे उसकी कोलैप्स हो जाती है। तो एयरवे को खोलने के लिए हमें कुछ, इसीलिए ये चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो यूजुअली फिर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी पड़ती है। पहले एयरवे को मैनेज करके, मतलब इंट्यूबेट कर दिया या फिर सुप्राग्लॉटिक डिवाइस, दोनों में से कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली। उसके बाद उसे कोई वेंटिलेशन की, कोई पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन वगैरह भी देनी पड़ती है। ठीक है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम कोई साथ में ना, यूजुअली इंट्यूबेशन से पहले ना हम एक मसल रिलैक्सेंट भी देते हैं हमेशा, शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट इसको दे बोलते हैं। याद रखना कि अगर आईवी एनेस्थीसिया दिया उसके बाद तुम शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट को दोगी इंट्यूबेट करने से पहले। ठीक है। अच्छा, इन्होंने इसके अलावा ये कहा है कि जब आप एनेस्थीसिया दे देते हो इंडक्शन के बाद और मसल रिलैक्सेंट देने के बाद, सबसे पहली चीज़ है मसल टोन गई, दूसरी चीज़ क्या होगा कि कफ रिफ्लेक्स भी गई, तो फिर एस्पिरेशन का भी रिस्क है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एयरवे को मेंटेन करना। अब मैनुअल मेथड्स क्या हैं कि हम नेक एक्सटेंशन कर लें, चिन लिफ्ट कर लें, जॉ थ्रस्ट कर लें। इससे क्या होगा कि ज़बान जो है वो पोस्टीरियर फ्रिंजल वॉल्स के पीछे की तरफ नहीं जाएगी और एयरवे जो है वो ज़बान से ब्लॉक नहीं होगी, और इससे फिर हम आसानी से बैग मास्क वेंटिलेशन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लेरिंजल मास्क एयरवे डालेंगे या एंडोट्रेकियल ट्यूब डालेंगे। ठीक है, और फिर पेशेंट से कहेंगे, पेशेंट जो है फिर उसके ज़रिए से हम कहेंगे तो नहीं, वो तो बेहोश हुआ वो सांस लेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कोई मनूवर किए, ये मैनुअल मनूवर्स किए, और उससे फिर हम बैग मास्क वेंटिलेशन की थोड़ी सी, उसके बाद हमने एक क्या कहते हैं उसे, एक बाकायदा एक हमने एयरवे को मेंटेन करने के लिए या तो हमने वो इस्तेमाल किया लेरेंजल मास्क एयरवे या एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर दी। सही। अच्छा, ये यहाँ पर सेकेंड स्टेप है। अब ये जो लेरेंजल मास्क, दो ऑप्शन है ना, एयरवे मास्क, लेरेंजल मास्क एयरवे या इंट्यूबेशन। अब जो लेरेंजल मास्क एयरवे होती है ना, ये हम मुंह से डालते हैं ज़ाहिर है, और ये ग्लॉटिस के ऊपर एक सील बना देती है। अब ग्लॉटिस के ऊपर एक सील बन जाती है तो एयरवे मेंटेन हो जाती है। इसको जब हम यूज़ करते हैं तो इरिटेशन भी इतनी नहीं होती, ट्रॉमा भी इतना नहीं होता, क्योंकि हम ये डीपली नहीं जा रही है, ग्लॉटिस के ऊपर ऊपर ही है। ठीक है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये सिर्फ शॉर्ट प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकती। छोटे प्रोसीजर्स होते हैं उनके लिए, तो उसका फ़ायदा ही पूछ सकते हैं कि नॉन इरिटेटिंग है और ट्रॉमा इतना नहीं होता है, क्योंकि लेरेंजल मास्क एयरवे है ना, तो ग्लॉटिस तक की है, ग्लॉटिस की गिर्द सील लगाती है, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि लंबे प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। फिर आ जाते हैं कि दूसरी ऑप्शन क्या थी एयरवे मेंटेन करने की, इंट्यूबेशन। अब उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि इंट्यूबेशन करने से पहले आपको मसल्स को, लैरिंग्स के मसल्स को पूरी तरह रिलैक्स करना है, ताकि जब आप वो डालें एंडोट्रेकियल ट्यूब, ताकि तो कोई खांसी ना हो, क्योंकि बेशक एनेस्थीसिया हुआ है, इंडक्शन हो गई है, लेकिन अभी भी उसके जो उसका थ्रोट है वो रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके तो हम क्या करते हैं कि हम एक मसल रिलैक्सेंट दे देते हैं। मैंने पहले भी बात बता चुकी हूँ कि हमने इंट्यूबेट करने से पहले मसल रिलैक्सेंट देना है, ताकि वो आराम से एंडोट्रेकियल ट्यूब जा सके। उसमें हम देते हैं सक्सामिथोनियम 1.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, और ये सेकेंड्स के अंदर ही काम करना शुरू कर देती है और पेशेंट इंट्यूबेट हो जाता है। अब हम ज़ाहिर इंट्यूबेशन के लिए हम लेंजोस्कोप यूज़ करते थे। ठीक है, और उससे हम वोकल कॉर्ड्स को देखते थे, और फिर हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को डालते थे, और उसके बाद हमें कैसे पता चलता था कि ये ट्रेकिया में गई है, कहीं और नहीं चलेगी, या ये गलत नहीं है। तो हम क्या करते थे कि हम देखते थे कि चेस्ट इक्वली मूव हो रही है दोनों साइड की, और फिर हम ऑस्कल्टेट करके देखते थे, तो ये दोनों तरफ पे एयर जो है वो सही आ रही है, तो हमने चेस्ट मूवमेंट देखनी है, और एयरवे की एंट्री को हमने ऑस्कल्टेट करके कंफर्म करना कि सही तरह से हमारे पास हो गई है। तो हमने डिफ़ाइन कर लिया जनरल एनेस्थीसिया को। अब स्टेप्स में हमने इंड्यूस कर लिया। फिर हमने एयरवे को मेंटेनेंस करने के लिए दो ऑप्शंस थी, हमने एक चूज़ करना था, या तो लेरेंजल मास्क एयरवे को चूज़ करो या इंट्यूबेशन को चूज़ करो। अगर इंट्यूबेशन कर रही हो पेशेंट की, तो उससे पहले तुम्हें मसल रिलैक्सेंट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? ताकि मसल्स कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाएं, तो ट्यूब जो सुकून से पास कर सको, कोई कफ रिफ्लेक्स ना हो। ठीक हो गया। अब सवाल ये है, अब ये अलग से क्वेश्चन भी है कि क्यों हम मसल रिलैक्सेंट देते हैं इंट्यूबेशन से पहले, तो वही इसका जवाब, पहले भी ये लोग बात बता चुके हैं, दोबारा इन्होंने पूछा हुआ है। तो इसका जवाब यही है कि इससे मसल रिलैक्सेशन अच्छी होती है, तो उससे ट्यूब आराम से पास हो जाती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, और हम सक्सामिथोनियम को ही क्यों यूज़ करते हैं, अगला सवाल। और भी तो एजेंट्स हैं, रॉक यूरेनियम भी है, हमने पढ़े थे फार्मा में।
ये इसका क्यों यूज़ करते हैं कि इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, जाते के साथ ही हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, अभी पेशेंट बेहोश है, अब हमने उसे सांस लेने का बंदोबस्त करना है वरना मसला हो जाएगा। हमारे पास कुछ ही मिनट हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसलिए हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो फ़ौरन एक्शन करे, इसलिए हम सक्सामिथोनियम इस्तेमाल करते हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग होती है दो। और अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये कि इसका असर कितनी देर तक रहता है, इसका असर 2 से 5 मिनट तक रहता है। ठीक है, मतलब अगर कोई बंदे की हम इंट्यूबेशन कर रहे हैं और होता है ना, एक दफ़ा मैं देखी थी कि एचओ इंट्यूबेट करा था, उससे नहीं हो रही थी, बहुत देर लगा रहा था। तो हमारे पास जो है वो 2 से 5 मिनट तक हम इस्तेमाल कर सकते थे। और अगर 2 से 5 मिनट गुजर गए तो फिर इसका असर ना मसल रिलैक्सेशन का ख़त्म हो जाता है, तो पेशेंट फिर वापस जो है वो खुद से सांस लेना शुरू कर देता है। अच्छा, अब क्या होता है, वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि अब खुद से सांस कैसे लेगा, पेशेंट तो बेहोश है। लेकिन हमने बेसिकली इंट्यूबेशन अगर हमने की और वो नहीं सही हुई तो फिर हम बाहर निकालेंगे ट्यूब को, और उतनी देर तक मसल रिलैक्सेशन का असर भी ख़त्म हो जाएगा, तो पेशेंट खुद से सांस लेना शुरू कर देगा। फिर हम दोबारा या तो ट्यूब डालेंगे या फिर हम लेरेंजल मास्क एयरवे डालेंगे। फिर आ जाता है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब में जो हम कफ लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं कि इससे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन अच्छी होती है और इससे एस्पिरेशन भी नहीं होती और रिगर्गिटेशन भी नहीं होती। ये पता होना चाहिए कि कफ की क्या इंपॉर्टेंस है। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन फैसिलिटेट होती है, रिगर्गिटेशन नहीं होती, गैस्ट्रिक कॉन्टिनेंस की एस्पिरेशन नहीं होती। अब सक्सामिथोनियम के नुकसानात क्या हैं? देखो, मसल रिलैक्सेंट है तो मसल्स के साथ कुछ खराबी तो करेगी, हर चीज़ इतनी सही नहीं हो सकती। तो जाहिर है मसल को रिलैक्स किया तो बाद में मसल में पेन कराएगी। ठीक है, अब मसल्स ना पोटेशियम होता है इनमें, और तो ब्लड में पोटेशियम ज़्यादा करा देगी, मसल का पोटेशियम बाहर निकाल देगी। फिर ये क्या करेगी कि मसल्स के ज़रिए ना हार्ट टेम्परेचर ज़्यादा कर देगी बॉडी का, मिलिग्नेंट हाइपरथर्मिया या ये ब्रेडिकार्डिया करा देगी। तो सिंपल सी चीज़ है, मसल्स पे एक्ट कर रही है ना, तो मसल्स को हमने बोला तो सक्सामिथोनियम जाके मसल्स को रिलैक्स करो, उसने क्या किया, मसल्स में पेन करा दिया, मसल्स का पोटेशियम ब्लड में ले हाइपरकलीमिया करा दिया, और इससे याद रखो कि मसल्स को बोला कि शिवर करो और मिलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करा दिया, इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया करा दिया। अब इंट्यूबेशन की बात हो रही है, हम सेकेंड स्टेप पे हैं अभी जनरल एनेस्थीसिया के। तो मसला ये कि कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, कुछ लोगों की ऐसा होता है ना, नेक शॉर्ट होती है, ऐसे कोई मसले होते हैं तो उनमें इंट्यूबेशन सही से हो नहीं पा रही होती। ठीक है, तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में आप 2 काम करें, बैग मास्क वेंटिलेशन करें और एक फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप इस्तेमाल करें। फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप हमें सही से दिखाएगा सारा, और हम उस ब्रोंकोस्कोपी के विजन में हम आराम से देख के ट्यूब को रखेंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब को, मतलब सही से हमें विजुलाइज होगा। और कभी कभी अगर थोरेसिक सर्जरी हो, ठीक है, तो हमने एक लंग को कोलैप्स करना होता है और दूसरी को हम चाहते हैं सही रहे, मतलब एक लंग हम चाहते हैं कोलैप्स हो जाए, क्योंकि हमें थॉरक्स में सर्जरी करनी है, दोनों लंग्स अगर फूली रहेंगी तो हमें जगह नहीं मिलेगी ना, सर्जरी थॉरक्स में ही लंग्स है ना, तो हम एक लंग को कोलैप्स करा देते हैं और दूसरी लंग सही, क्योंकि एक ही लंग से सही काम चल जाता है। तो वो जो हम एक लंग को थोड़ी देर के लिए कोलैप्स कराते हैं, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डबल ल्यूमेन ट्यूब। ठीक है, अच्छा, अब हमने उसकी इंट्यूबेशन कर दी, अब हमने ज़रा ऑक्सीजन कनेक्ट करनी है, वेंटिलेशन करनी है। ठीक है, तो हम ब्रीदिंग सर्किट से कनेक्ट कर देंगे, और रिस्पायरेटरी रेट, टाइडल वॉल्यूम और मोड ऑफ वेंटिलेटर, FiO2, मुझे नहीं पता FiO2 क्या है, और PEEP जो है जो हमारे पास है, इस सब को हम सेट कर देंगे। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हैं। अब अगली चीज़ आती है कि हमने अब एनेस्थीसिया को मेंटेन कैसे करना है। हमने क्या किया, पेशेंट को हमने सुला भी दिया इंडक्शन से, हमने पेशेंट की एयरवे भी मेंटेन कर ली, हमने पेशेंट को वेंटिलेट भी कर लिया। ये तीनों चीज़ें ना इंडक्शन के साथ आ जाती हैं। उसके बाद हमने अब प्रोसीजर शुरू किया, सर्जन को बुला दिया, हम तो एनेस्थीसिया वाले थे, अब आके उसने काटा पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस दौरान हम चाहते हैं कि यही ना हो कि पेशेंट एकदम से उठ के बैठ जाए, या यही ना हो कि वो उसे तकलीफ़ होना शुरू हो जाए, या यही ना हो कि उसके मसल्स एकदम से टाइट हो जाएं और हाथ पांव हिलाना शुरू करें। तो हम चाहते हैं जो ट्रायड था ना एनेस्थीसिया का, अनकॉन्शियसनेस, पेनलेसनेस और मसल रिलैक्सेशन, ये मेंटेन रहे। उसके लिए फिर हमने क्या करना है कि हमने मेंटेन करना है एनेस्थीसिया को, तो उसके लिए हमने एक मिक्सचर देना है। उस मिक्सचर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें हमारे पास है ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और इन्हेलेशनल एजेंट्स है, जो हमने पहले नहीं डिस्कस किया, इन्हेलेशनल एजेंट्स हैं। इनको हम, क्योंकि अब हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया मशीन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो एनेस्थीसिया मशीन के ज़रिए हम उसे ब्रीदिंग में देते हैं। अब हमको टीके में नहीं देते हैं, हम उसे ब्रीदिंग में देते हैं। ये तीनों चीज़ें, ये मिक्सचर है। अब पहला सवाल, निट्रस ऑक्साइड क्यों दी? निट्रस ऑक्साइड इसलिए दी ताकि पेन ना हो। ठीक है, पहला ट्राइड के पहला पॉइंट।
फिर दूसरी चीज़ हेलोथेन या आइसोफ्लूरेन या सीवोफ्लूरेन जो इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक थे, जो हमने बच्चों में इंड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए थे स्टेप 1 में, वो हम अब क्यों दे रहे हैं इस मिक्सचर में? ताकि पेशेंट अनकॉन्शियस रहे और सोता रहे। और फिर ट्राइड का तीसरा पॉइंट था मसल रिलैक्सेशन, तो उसके लिए हम देते हैं एट्राक्यूरियम। एट्राक्यूरियम हम इंटरमिटेंटली देते हैं, कंटिन्यूसली नहीं देते, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हर ट्राइड के हर पॉइंट के लिए एक दवाई है, ठीक है। पेन के लिए निट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस के लिए हेलोथेन है और मसल रिलैक्सेशन के एट्राक्यूरियम है। ये हमने ब्रीदिंग सिस्टम जो एनेस्थीसिया मशीन का उसमें डाल के पेशेंट को दे दिया। लेकिन मसला यह है कि निट्रस ऑक्साइड अब जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। इसका नुकसान ये होता है कि ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेशन का नोज़िया और वॉमिटिंग आती है, ठीक है। अच्छा, अब मेंटेनेंस फेज़ में आपने ब्रीदिंग मिक्सचर इसको बोला, हम ब्रीदिंग मिक्सचर कह देते हैं, वैसे इसको कहते नहीं, लेकिन चलो ब्रीदिंग मिक्सचर दे दिया। अब क्या करना है? अब ये नहीं कि ब्रीदिंग मिक्सचर दे दिया अब बैठ जाएं जाके, नहीं। अब हमें वहीं खड़ा रह के हमने देखना है कि सारी नॉर्मल फिजियोलॉजी, ये एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की जॉब होती है कि वो देखे कि फिजियोलॉजी ठीक है बॉडी की, मसल रिलैक्सेशन ठीक है, एनाल्जीसिया ठीक है, एमनीसिया ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ठीक है, हमने वाइटल्स को देख के बताना है। और हमने कोई फ्लूइड्स और ब्लड अगर फ्लूइड्स लगाएंगे। ब्लड लॉस ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ब्लड लॉस ज़्यादा अगर हो तो इसको भी एनेस्थेसिस को ध्यान रखना पड़ता है कि फिर उसको फ्लूइड लगाना पड़ता है। अब मॉनिटरिंग हो रही है। मॉनिटरिंग में क्या करता है? मॉनिटरिंग में बेसिकली एनेस्थेसिस करता है कि जो रिकमेंडेशन है वो ये, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मिनिमल मॉनिटरिंग, ठीक है। आपको पूछे कि स्टैंडर्ड ऑफ मिनिमल मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स बताएं वो क्या हैं, तो हम कहेंगे कि जो एनेस्थेसिस्ट है वो हर वक्त वहाँ रहे। ओटी में देखा होगा कि एनेस्थेसिस्ट का एक बंदा ज़रूर वहाँ पूरी सर्जरी के दौरान मौजूद होता है, कभी भी नहीं जाता, तो एक बंदा रहे। अब वो बंदा रह के वहाँ ये ना हो कि वहाँ रह के इधर उधर देख रहा हो और सो रहा हो, नहीं, वहाँ रह के वो क्या करे, वाइटल्स देखे, ठीक है, ये काम है उसका। और फिर इसके अलावा वो बंदोबस्त रखे कि अगर कोई कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन एकदम से करनी पड़े तो उसकी चीज़ों का बंदोबस्त वहाँ पे करके रखे। और फिर वो टेम्परेचर मॉनिटर उसने किया और ब्लड प्रेशर। अब ईसीजी इन्होंने लिखा हुआ, लेकिन ईसीजी पहले करते हैं, दौरान तो नहीं होती। एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड वो मैयर देखे, ये तो सब एनेस्थीसिया मशीन कर रही होती है। पल्स ऑक्सीमेट्री, ठीक है। तो उसने क्या करना है? पहली चीज़ उसने उसको ब्रीदिंग मिक्सचर देना है। दूसरी चीज़ उसने जो है वो वहीं पर रहना है और वहाँ पे रह के जो स्टैंडर्ड्स हैं मिनिमल मॉनिटरिंग के उनको पूरा करना है, जिसमें है कि वहीं खड़ा रहे, वाइटल्स ले, अपना सारा सामान रखे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का सामान का बंदोबस्त रखे, और वो टेम्परेचर, बीपी, ईसीजी, एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड और पल्स ऑक्सीमेट्री करे। अब मसला क्या होता है? अगर अलार्म एकदम से हो जाए, वो एकदम से ना एनेस्थेसिस्ट को वो ना चौंकंदा हो जाना चाहिए। किस बात पे? अगर ऑक्सीजन सप्लाई का फेलियर हो गया है, अगर वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर वेंटिलेटर, क्योंकि मसला है अगर वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट हो गया, ये 2 चीज़ें, या ऑक्सीजन आना बंद हो गई या ऑक्सीजन बंदे को सही से जा नहीं रही, इंट्यूबेशन का मसला आ गया, कोई मसल रिलैक्सेंट का मसला आ गया वहाँ पे, तो सर्जन तो कुछ नहीं कर सकता। सर्जन को ना ये सारी चीज़ें आती हैं, वो अपनी सर्जरी कर रहा है, ना उसके हाथ खाली होते हैं, वो एनेस्थेसिस्ट ही नहीं ये सब करना है, ना उसे एनेस्थीसिया मशीन सही से इस्तेमाल करनी आती है एनेस्थेसिस्ट को, ठीक है। तो ये सब कुछ एनेस्थेसिस्ट ने करना है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये था माइनर मिनिमल मॉनिटरिंग मैंने बताई थी ना सारी। अब मेजर सर्जरी में क्या होता है? मेजर सर्जरी में आपको एक इन्वेसिव ब्लड प्रेशर के लिए आर्टेरी, आपको 2 लाइंस मेंटेन करनी है। आपको एक आर्टेरियल लाइन मेंटेन करनी है, फिर आपको एक सेंट्रल लाइन मेंटेन करनी है, सेंट्रल वीनस प्रेशर के लिए, फिर आपको यूरिन आउटपुट देखना है, फिर आपको पल्मोनरी आर्टरी ब्लड प्रेशर देखना है, और फिर आपने कार्डियक आपको मॉनिटरिंग, मतलब ये सब सीवीएस से रिलेटेड चीज़ें हैं। आर्टेरियल लाइन, सेंट्रल लाइन से आप सीपी प्रेशर करोगे, इसके अलावा पल्मोनरी वेज प्रेशर करोगे, इसके अलावा यूरिन आउटपुट और कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग। अच्छा जी, अब सर्जरी हो गई, ख़त्म हो गई। सर्जन वो एनेस्थीसिस्ट बेचारे के पाँव में दर्द हो गया, खड़ा रह के सारे काम करता रहा, मेंटेन करता रहा एनेस्थीसिया। अब सर्जन ने बोला भाई मैंने तो सर्जरी कर दी, अब ज़रा ख़त्म करो, जगाओ इसको, और ये जो इंट्यूबेशन की थी इस एंडोट्रेकल ट्यूब को बाहर निकालो और एक्सट्यूबेट करो, मतलब इसको पेशेंट को, मेरे पेशेंट को खड़ा करो, मुझे नहीं पता। तो अब एनेस्थेसिस्ट क्या करेगा कि वो नाइट्रस ऑक्साइड और वो जो मिक्सचर जा रहा था, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन और इन्हेलेशनल एजेंट्स का जिसमें हेलोथेन वगैरह थे, उसको बंद कर देगा और अब सिर्फ ऑक्सीजन जाने देगा,
ठीक है, 3 चीज़ें थी ना ब्रीदिंग मिक्सचर में, एक ऑक्सीजन थी, निट्रस ऑक्साइड थी और एक हैलोथेन या फिर आइसोफ्लूरेन थी, एक इन्हेलेशन मतलब एनेस्थीसिया एजेंट था इन्हेलेशनल, 3 चीज़ें थी। अब उसने क्या किया, 2 को बंद कर दिया, निट्रस ऑक्साइड और हैलोथेन को बंद कर दिया, सिर्फ ऑक्सीजन जाने दी। उसके बाद पेशेंट खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हो जाएगा। जब उसकी बाकी मिक्सचर ना बंद होगा, ऑक्सीजन आएगी, तो फिर हमने नियोस्टिग्मीन भी बेसिकली जो है वो देनी है। नियोस्टिग्मीन जो हमने एट्रोक्यूरियम दी थी ना मसल को रिलैक्स करने के लिए, हमने मसल्स को वापस ठीक करना है, तो हमने नियोस्टिग्मीन देनी है। नियोस्टिग्मीन क्या करती है कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को ब्लॉक कर देती है, इससे एट्रोक्यूरियम के इफेक्ट्स ना रिवर्स हो जाते हैं। फिर हमने साथ में एट्रोपिन भी दे देनी है, वो हमें देनी है 0.02 मिलीग्राम पर किलोग्राम। ये मस्करिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, ताकि नियोस्टिग्मीन हमने जो दिया, नियोस्टिग्मीन का असर जल्दी हो और अच्छा हो, उसके लिए हम एट्रोपिन, बेसिकली एट्रोपिन इज गिवन टू फैसिलिटेट द इफेक्ट ऑफ नियोस्टिग्मीन, ठीक है। और एट्रोपिन का एक और फ़ायदा भी है कि ब्रेडिकार्डिया नहीं होने देती, ब्रोंकियल सिक्रीशंस को कम करती है, तो जब पेशेंट एकदम से जागता है तो उसे एस्पिरेशन नहीं होती। एसिटाइलकोलिन जो है उसका हम लेवल को इंक्रीज़ करते हैं नियोस्टिग्मीन और एट्रोपिन के कॉम्बिनेशन से, और इससे मसल रिलैक्सेशन जो एट्रोक्यूरियम ने की थी वो ख़त्म हो जाती है और मसल वापस ठीक हो जाते हैं। अब ट्यूब को हमने कब रिमूव करना है, जब हमें देखा ना पेशेंट जागना शुरू हो गया है और पेशेंट को खांसी आना शुरू हो गया है और पेशेंट अब तंग हो रहा है, तो हमने एक मतलब थोड़ा सा ज़रा सा होश में हमने फ़ौरन ट्यूब निकाल देनी है। लेकिन ट्यूब निकालने के बाद सक्शन करनी बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन देनी बहुत ज़रूरी है मास्क से, क्योंकि हमने जब वो ट्यूब निकाली है, लेकिन लाजमी नहीं है कि ट्यूब निकालने के बाद जो पेशेंट है वो खुद ही से सांस भी लेना शुरू कर दे। वो तो बेहोश था ना, वो तो अभी एकदम से जागे, तो उसे तो नहीं पता क्या हो रहा है। तो आपने उसकी पहले जो है वो इंट्यूबेशन के लिए जो एंडोट्रेकियल ट्यूब थी वो बाहर निकाली, उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसे ऑक्सीजन मास्क लगाना है, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अपने सही से सांस लेना शुरू कर देगा जब वो होश में आएगा। अभी तो समझ नहीं आ रहा ना कुछ। अच्छा, लेकिन कभी कभी थपेड़े मारते हुए भी देखा होगा, वो जगा रहे होते हैं पेशेंट्स को, कभी कभी वो नहीं जाग रहे होते, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है? अम, या वो सांस सही से खुद नहीं ले रहे होते। इसकी वजह होती है क्योंकि एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, ठीक है, सांस का ही मसला हो गया ना कोई, तो या कोई सर्कुलेशन का मसला हो गया है। कार्डियोपल्मोनरी हमारे पास सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है ना इसमें, तो पल्मोनरी ये कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया क्यों, एयरवे की, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑक्सीजन कम हो गई तो हाइपॉक्सिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, हाइपरकार्बिया, कभी कभी ओवर वेंटिलेशन भी हो जाती है। ओवर वेंटिलेशन भी नहीं करनी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत कम हो गई तब भी पेशेंट को वापस होश में लाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसके बाद ये सब थी सांस से रिलेटेड चीज़ें। फिर होता है कि बीपी हाई हो गया या इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो गया। फिर आता है कि जो दवा, ये तो था सांस से रिलेटेड चीज़ें। फिर होता है कि जो दवाइयाँ दी हैं वो दवाइयों का असर नहीं जा रहा, ओपिएट्स या एनेस्थेटिक एजेंट्स जो दिए हैं वो ख़त्म नहीं हुआ अभी इनका असर, ठीक है। या फिर हो सकता है कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज जो हमने एट्रोक्यूरियम से इंड्यूस कराया था, न्यूरोमस्कुलर रिलैक्सेंट, और जो हमने शुरू में सक्सामिथोनियम दी थी वो ख़त्म नहीं हो रहा, और हाइपोथर्मिया हो गया, ठीक है। एक चीज़ कम हुई है, टेम्परेचर कम हुआ है, एक चीज़ ज़्यादा हुआ है, बीपी ज़्यादा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमने कहा था सक्सामिथोनियम जो थी वो भी कराती थी हाइपरकलीमिया, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मसला भी आ जाता है इसमें। तो ये सब हमारे पास हैं कि क्यों जो है वो पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया के बाद जाग नहीं पा रहा। फिर अच्छा, ये हमने स्टेप्स ऑफ एनेस्थीसिया कर ली हैं, ठीक है। डेफिनेशन पूछी हुई थी, स्टेप्स सारे पूछे हुए थे, इसमें से एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, हमने कर लिया। अब उन्होंने पूछा हुआ एडवांटेजेस बताएं जनरल एनेस्थीसिया के। देखो सीधी सी बात है, पेशेंट रिलैक्स है, उसे स्ट्रेस नहीं है, तो पेशेंट में स्ट्रेस नहीं है, कोई भी सर्जरी आप कर सकते हैं, ठीक है। लोकल में तो आप सिर्फ लोकल सर्जरीज कर सकते हैं ना, इसमें आप कोई भी सर्जरी कर सकते हैं। कार्डियक और न्यूरो हम कर ही जनरल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। देखो हम न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी लोकल देके कर सकते हैं नहीं, पेशेंट को पूरा बेहोश करना है, और पेशेंट को किसी भी पोजीशन में आप कर सकते हैं, वो तो बेहोश है। तो इसका देखो लोकल एनेस्थीसिया ना दे के पेशेंट होश में होता है और वो स्ट्रेस ले लेता है, स्ट्रेस लेते हैं, उसका बीपी ज़्यादा हो सकता है और मसला हो सकता है। तो इसमें स्ट्रेस इस सेंस में उन्होंने कहा हुआ है कि पेशेंट को पता ही नहीं होगा कि हो क्या रहा है, तो वो फिर ज़्यादा तो वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये कि पेशेंट स्ट्रेस में नहीं होता। नंबर 2, इसमें हम कोई भी सर्जरी कर सकते हैं, ख़ास तौर पे कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरो तो इसके बार हो ही नहीं सकती, और फिर पेशेंट को हम किसी पोजीशन में भी रख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, देखो कॉम्प्लिकेशन जो स्टेप्स है ना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा रह गया, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो स्टेप्स के हिसाब से बतानी है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इंडक्शन की थी, ठीक है। तो इंडक्शन करने के लिए हमने क्या किया था, हमने ड्रग्स इस्तेमाल की थी, ड्रग्स हमने इस्तेमाल की थी। और तो सबसे पहले हम ड्रग्स की कॉम्प्लिकेशंस पढ़ लेते हैं थ्रू आउट ऑल द स्टेप्स मिला के,
तो सबसे पहले हेलोथेन की कॉम्प्लिकेशन है, आइजोफ्लूरेन की कॉम्प्लिकेशन है, सक्सामिथोनियम की कॉम्प्लिकेशन है। हेलोथेन हमने इंडक्शन में भी इस्तेमाल की थी, और जब हमने ब्रीदिंग मिक्सचर दिया था ना मेंटेनेंस के लिए, इसमें भी इस्तेमाल की थी। इंडक्शन में हम मेनली सीवोफ्लूरान करते थे, लेकिन हेलोथेन भी शायद कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट ब्रीदिंग मिक्सचर में तो हेलोथेन होनी है ना। तो देखो, एज से हेलोथेन, एज से हेपेटिक डिसफंक्शन, सिंपल। लेकिन अब सवाल है हेपेटिक डिसफंक्शन कितना होगा? इतना होगा कि इतना ज़्यादा हेपेटाइटिस करा सकती है कि लिवर नेक्रोसिस हो जाए, ठीक है। नंबर 2, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हेलोथेन का याद रख लो, एच एच से है हेपेटिक डिसफंक्शन, और डी से है डिप्रेस्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। फिर आइजोफ्लूरान मैंने बताया ना, ये वो होती है जिसकी पंजेंट सी ओडोर होती है। ये तो मतलब पंजेंट ओडोर, अगर आपको ऐसी ख़राब सी चीज़ सूंघो तो अपनी नाक बंद कर लेते हो ना, तो इसका याद रखो कि बंदे को इतनी पंजेंट, इतनी तेज़ स्मेल आएगी कि वो सांस लेना ही बंद कर देगा। तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन करा देती है आइजोफ्लूरेन। फिर आती है सक्सामिथोनियम। सक्सामिथोनियम का मैंने सारा बताया था कि ये मसल्स में पेन कराती है, उनका पोटेशियम बाहर निकल के हाइपरकैलेमिया कराती है और हाइपरथर्मिया कराती है। इसके अलावा इसके होते हैं हिस्टामीन लाइक रिएक्शन। इसके अलावा जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट ये कराती है, वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो रह जाए, परसिस्टेंट हो। वैसे तो 2 से 5 मिनट इसका होता है ना, लेकिन ये उसका हो सकता है कि वो ठीक ही ना हो। तो अभी हमने पढ़ा है कि पेशेंट जाग नहीं रहा होता अगर उसका ब्लॉकेट ठीक ना हो, तो परसिस्टेंट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है। फिर अब इस तरह कह लो कि मैंने बताया था ना शुरू में कि हाइपरथर्मिया कराती है, तो हाइपरथर्मिया का ज़्यादा हो जाए तो हाइपरपायरेक्सिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया। अब ये क्या होता है? ये लाइफ थ्रेटनिंग ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों में ऐसा होता है, ठीक है। और जब वो कोई एनेस्थेटिक लेते हैं, ठीक है, इन्हेलेशन से, या कोई मसल रिलैक्सेंट लेते हैं, तो उनमें ये रिएक्शन हो जाता है। मसला इसमें क्या होता है कि इसमें कैल्शियम का मसला है, ठीक है। कैल्शियम का जो हीम बैलेंस है ना मसल्स में, वो मेंटेन नहीं हो पाता। तो अब उसकी वजह से क्या होता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, ठीक है। जो मैसेटर है ना, जॉ का मसल है, वो अकड़ जाता है, उसका स्पैज़म हो जाता है और पूरी बॉडी अकड़ जाती है, रिजिडिटी हो जाती है और एसिडोसिस हो जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? एकदम से 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है, लेकिन ये बाद में होता है, ठीक है। एकदम से जब पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो आप कहोगे इसमें मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया नहीं, उससे पहले ही बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। टैकीकार्डिया भी उससे पहले आ जाएगा, उससे मेसेटर स्पैज़म आ जाएगा, उससे एसिडोसिस हो जाएगा, ये बाद में होगा, लेट साइन है, ठीक है। और अगर जो है हमारे पास 15 मिनट के अंदर अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हुआ है, तो ये ज़्यादा हमारा डायग्नोस्टिकली हेल्पफुल है, ये हमारे पास डायग्नोसिस की तरफ लेके जाता है, लेकिन ये कंडीशन बहुत कम होती है। अब देखो, किसी पेशेंट को जो है वो तुमने दी सक्सामिथोनियम, ठीक है, तो उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहीं और किसी और पेशेंट को एक डॉक्टर ने दे दी सक्सामिथोनियम, तो उसका टैकीकार्डिया हो गया, उसको मेसेटर स्पैज़म हो गया, उसको रिजिडिटी एसिडोसिस, उसने कहा इसको तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गया। तो जल्दी से हमने क्या किया, उससे जो चीज़ दे रहे थे जिससे हो रहा था वो छोड़ दी, ठीक है। वो ड्रग फ़ौरन रोक देंगे। और हम फिर एनेस्थीसिया कैसे देंगे? ओपियाइड से देंगे या सेडेटिव से देंगे? क्योंकि मसला ये कि लेट्स से कि सर्जरी शुरू हो गई, सर्जरी के दरमियान में हो गया, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते पेशेंट का। अगर आपने कट किया हुआ है उसको, उसकी इंटेस्टाइन्स बाहर निकाली हुई हैं और उसे आपने देखा है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गई, इसीलिए कहते हैं ना कि मेंटेनेंस फेज में टेम्परेचर लेना चाहिए एनेस्थीसिया की। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको एनेस्थीसिया तो देना ही देना है। फिर आप उसको हेलोथेन देना बंद कर दोगे ब्रीडिंग मिक्सचर से, फिर आप उसे आईवी बेहोश रखोगे ओपियोइड से या फिर किसी और सेडेटिव से। फिर आप क्या करोगे, उसे हाइपर वेंटिलेट करोगे, मैक्सिमम ऑक्सीजन दोगे, आप फ़ौरन उसे डैंट्रोलिन दोगे। अच्छा, इसकी दवाई डैंट्रोलिन याद रखनी है, डैंट्रोलिन इसकी मेन जो है वो एंटीडोट है। डैंट्रोलिन कितनी देनी है? 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम दोगे और हर 5 मिनट बाद रिपीट करोगे जब तक कार्डियक और रिस्पायरेटरी सिस्टम ठीक नहीं हो जाता। आपको कैसे पता चलेगा? टैकीकार्डिया ठीक हो जाए, उसका एसिडोसिस ठीक हो जाए। डैंट्रोलिन पाकिस्तान में है नहीं, मतलब किस्सा उन्होंने ख़त्म, जो मसला जो हल था इसका वो हल ही पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। अजीब। अच्छा, उसके बाद मैंने ड्रग की कॉम्प्लिकेशन सारी बता दी, ठीक है। फिर अगली चीज़ आ जाती है, देखो इंडक्शन करते हुए मैंने उस पेशेंट को सुलाने के बाद उसे इंट्यूबेट किया, तो इंट्यूबेशन के दौरान क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, दांत टूट जाते हैं लोगों के। अगर कोई किसी को सही से नहीं कोई करता ना, वो दांत वांत तोड़ देता है, ठीक है। और क्या होता है, लिप्स और फेरिंग्स और लैरिंग्स को मतलब वो ट्रॉमा कर देता है। इसके अलावा ट्रॉमा के बगैर अगर उसने ट्यूब डाल भी दी ना, तो वो ट्यूब गलत जगह डाल देता है, मतलब इसोफेगस में डाल देता है,
ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अगर और फिर वो चेक भी नहीं करता, मतलब होता है ना, हमने ट्यूब डाल के चेक करनी होती है ऑस्कल्टेट करके लंग्स को, ओके वहीं पे गई है। लेकिन अगर एक बंदा है जिसको नहीं आता, वो ऐसे ही चला गया, उसने क्या किया होगा, पहले तो ट्यूब डालते हुए उसने दांत वांत तोड़ दिए बंदे के, फिर उसने ट्यूब डाल भी दी तो उसने इसोफेगस में डाल दी और उसने चेक भी नहीं किया, उसने कहा बस ठीक है। लेकिन फिर मसला क्या होगा, 2 मिनट के अंदर अंदर ऐसे केस में सेरिब्रल हाइपॉक्सिया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जा ही नहीं रही, उसने ट्यूब ही नहीं डाली। और जब इसोफेगस में वो ट्यूब डालेगा तो क्या इसोफेगस तो इतनी सॉफ्ट सी बेचारी वो परफोरेट हो जाएगी, और फिर जब या फिर उसका सॉफ्ट टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि न्यूमोथॉरक्स हो सकता है अगर आप एक्सेसिव टाइडल वॉल्यूम दे दो। ठीक है। या फिर एटिलेक्टेसिस कोलैप्स हो सकता है लंग्स का। इसके अलावा ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है, लेरिंजोस्पैज्म हो सकता है। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्या हो सकता है कि बीपी ज़्यादा हो जाए या इरिथमिया हो जाए, ये एक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि ट्यूब डालते डालते ट्यूब डिस्कनेक्ट हो जाए या ट्यूब ब्लॉक हो जाए, तो भी आप क्या कर सकते हो। या फिर बच्चों के में क्या होता है कि ट्रेकियल स्टेनोसिस बाद में होता है, वहाँ पे जहाँ पे आपने ट्रेकिया में डाली थी ना, वहाँ थोड़ा डैमेज आ जाता है, तो बाद में वो जगह तंग होके ना स्टेनोज हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है कि रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि पता है हमें कि लंग कोलैप्स हो सकता है सर्जरी के बाद, एटिलेक्टेसिस, या फिर नमोनिया हो सकता है। क्यों होगा? एस्पिरेशन की वजह से, तो पल्मोनरी एस्पिरेशन हो सकती है। या फिर क्या हो सकता है, न्यूमोथॉरक्स हो सकता है। अब लैरिंग्स के साथ क्या होगा, लेरेंजोस्पैज्म हो सकता है या लेरेंजल एडीमा हो सकता है। अब जनरल ओवरऑल कॉम्प्लिकेशंस हमने अभी पढ़ी थी पहले कि ऑक्सीजन से रिलेटेड क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, तो हाइपॉक्सिया हाइपरकार्बिया, उसकी वजह से पेशेंट हाइपरवेंटिलेटी हाइपरवेंटिलेशन हो जाएगी, हाइपोथर्मिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एमआई, या फिर ड्रग या ब्लड रिएक्शन। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है पेन की वजह से, अगर आपने पेन के लिए इनफ एनर्जीजिया नहीं दिया ना। या फिर फायर और इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स होते हैं थिएटर में, मतलब ये तो सबसे आखिरी में बात आएगी कि थिएटर के हैजर्ड्स।